सिविल प्रोसीजर कोड के एग्जाम्स आ गए हैं और आई नो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स काफी परेशान कर सकते हैं, पर फिकर नॉट, इस एक्सप्लेनर में हम सीपीसी के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको इतना आसान बना देंगे कि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशंस एक्ट का यूनिट 1। हम इसके एक एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेफिनेशन से शुरू करके प्लेस ऑफ स्विंग तक जाएंगे। लेट मी टेल यू, ये यूनिट आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी है। ये है हमारा आज का रोड मैप। सोच लीजिए, हम इन 5 पिलर्स पर अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी की डेफिनेशन से, फिर आगे बढ़ेंगे कोर्ट के ब्लूप्रिंट यानी जुरिसडिक्शन पर, फिर आएंगे कुछ कोर रूल्स, फॉरेन जजमेंट्स और आखिर में केस फाइल करने की सही जगह क्या है वो समझेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, किसी भी लीगल केस की इमारत खड़ी करने से पहले उसके जो फंडामेंटल मटेरियल्स हैं यानी उसकी की डेफिनेशंस, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। सबसे पहले है डिक्री, जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। अब सिंपल शब्दों में ये कोर्ट का वो फाइनल फैसला है जो केस के मेन इश्यू को सॉल्व करता है और पार्टीज के जो राइट्स है ना, उन्हें फाइनली डिसाइड कर देता है। बेसिकली ये सूट का आखिरी नतीजा है, द फाइनल रिजल्ट। अब आते हैं ऑर्डर पर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अकॉर्डिंग ऑर्डर कोर्ट का कोई भी वो फॉर्मल डिसीजन है जो डिक्री नहीं है। ये अक्सर केस की सुनवाई के दौरान दिए गए प्रोसीजरल फैसले होते हैं, जैसे अगली तारीख देना या कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का डायरेक्शन देना। और इस स्लाइड की सबसे खास बात यह है कि ये डिक्री और ऑर्डर के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, डिक्री राइट्स को फाइनली डिटर्मिन करती है और यूजुअली इसके खिलाफ अपील हो सकती है। एक सूट में आमतौर पर एक ही डिक्री होती है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्डर फाइनल हो भी सकता है, नहीं भी, और सिर्फ कुछ स्पेशल ऑर्डर्स के अगेंस्ट ही अपील हो सकती है। और हाँ, एक सूट में काफी सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। इस एनालॉजी से कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाता है। सोच के देखिए कि पूरा केस एक पेड़ है, तो डिक्री उस पेड़ का आखिरी फल है जिसके लिए सारी मेहनत की गई, और ऑर्डर्स वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप उस फल तक पहुंचते हैं। सिंपल राइट? तो अब जब हम बिल्डिंग ब्लॉक समझ चुके हैं, तो आइए ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। हमें अब ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा आर्किटेक्ट, मतलब कौन सी कोर्ट हमारे केस को सुनने की पार रखती है, और इसी को कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 9 सीपीसी का मास्टर रूल है। ये गेटवे की तरह है जो सिविल कोर्ट्स को सभी सिविल नेचर के सूट्स को सुनने का अधिकार देता है, जब तक कि कोई दूसरा कानून उस पर साफ साफ रोक ना लगा दे। तो सेक्शन 9 के टेस्ट को पास करने के लिए 2 सिंपल सी कंडीशंस हैं। पहला, सूट सिविल नेचर का होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी या किसी ऑफिस के राइट से जुड़ा हो, और दूसरा, किसी और लॉ ने उस सूट को सुनने से कोर्ट को रोका ना हो, ना तो एक्सप्रेसली यानी लिखित में, और ना ही इम्प्लाइडली यानी इनडायरेक्टली। ये स्लाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस को दिखाती है, पीएमए मेट्रोपॉलिटन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 के दायरे को काफी एक्सपैंड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी केस का कोर इशू प्रॉपर्टी या ऑफिस के राइट से जुड़ा है, तो वो सूट सिविल नेचर का ही माना जाएगा, भले ही उसमें रिलीजियस क्वेश्चंस भी क्यों ना शामिल हों। हमने एग्जाम्स के लिए बस ये की टेकअवे याद रखिए। सेक्शन 9 का डिफॉल्ट रूल है यस, सिविल कोर्ट के पास हर मामले को सुनने का अधिकार माना जाता है, जब तक कि कोई स्पेशल लॉ आकर दरवाजा बंद ना कर दे। चलिए अब आते हैं सिविल प्रोसीजर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप साइंस पर, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा। ये रूल्स कोर्ट सिस्टम में केओस को रोकते हैं और फेयरनेस इंश्योर करते हैं। देखिए कितना सिंपल है। सेक्शन 10 यानी रेस सब जुडिस का मतलब है मामला अभी पेंडिंग है, ये 2 पैरेलल चल रहे ट्रायल्स पर पॉज बटन लगा देता है। और सेक्शन 11 यानी रेस जुडिकाटा का मतलब है मामला डिसाइड हो चुका है, ये पहले से डिसाइड हो चुके केस को दोबारा शुरू करने पर एक परमानेंट स्टॉप साइन लगा देता है। रेस जुडिका लागू होने के लिए इन 5 शर्तों का यानी इस चेकलिस्ट का पूरा होना जरूरी है। दोनों सूट्स का विषय एक ही हो, पार्टीज वही हो, पहली कोर्ट कॉम्पिटेंट हो यानी उसके पास जुरिसडिक्शन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, पहला मामला सुना गया हो और फाइनली डिसाइड किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यध्यान घोसाल के केस में रेस जुडिकाटा के पीछे की पब्लिक पॉलिसी को समझाया। इसका मकसद है कि लिटिगेशन का कहीं तो अंत हो, फाइनलिटी हो, और किसी भी इंसान को एक ही इशू के लिए बार बार परेशान ना किया जाए। यहाँ आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम टेकअवे है। सेक्शन 10 कोर्ट्स को डबल काम करने से बचाता है, और सेक्शन 11 ये इंश्योर करता है कि एक बार जो विवाद सुलझ गया वो हमेशा के लिए सुलझ गया। दैट्स इट। अब बात करते हैं दूसरे देशों के जजमेंट्स की। मान लीजिए अमेरिका या यूके की कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो इंडिया में उसकी क्या वैल्यू होगी। आइए देखते हैं कि हम इन फॉरेन बिल्ट लीगल स्ट्रक्चर्स को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत आसान है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के हिसाब से फॉरेन जजमेंट का मतलब है किसी ऐसे कोर्ट का फैसला जो भारत से बाहर है और जिसे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश नहीं किया है। बेसिकली विदेशी कोर्ट का फैसला। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर विदेशी फैसला इंडिया में लागू नहीं होता, उसको सेक्शन 13 का ये लिटमस टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर कोई फॉरेन जजमेंट इन 6 कंडीशंस में से किसी एक पर भी फेल हो जाता है, जैसे अगर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था या फैसला फ्रॉड से लिया गया था, तो वो इंडिया में बाइंडिंग नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर। हमने सब कुछ समझ लिया, पर आखिर केस फाइल कहाँ करना है? दिल्ली में, मुंबई में, या वहां जहां प्रॉपर्टी है? चलिए पता करते हैं। तो आप अपना केस कहाँ फाइल करेंगे? इसका जवाब सीपीसी के सेक्शंस 15 से 20 में बहुत ही साफ और सरल रूल्स के साथ दिया गया है। लेट्स चेक देम आउट। पहला और सबसे आसान नियम, अगर मामला इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन या घर से जुड़ा है, तो केस वहीं फाइल होगा जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जमीन का केस जमीन की जगह पर। बहुत सिंपल है, राइट? अगर मामला किसी व्यक्ति को पहुंची चोट या मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार या फर्नीचर से जुड़ा है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है। आप केस या तो वहां फाइल कर सकते हैं जहां गलत काम हुआ, या फिर वहां जहां डिफेंडेंट रहता या काम करता है।
और बाकी सभी तरह के केसेस के लिए सेक्शन 20 है, जो एक जनरल या कैच ऑल रूल है। इसमें आप केस वहां फाइल कर सकते हैं जहां कॉज ऑफ एक्शन यानी मुकदमे का कारण पैदा हुआ, या फिर वहां जहां डिफेंडेंट रहता है। याद रखें, इन सभी नियमों का मकसद पार्टीज की सुविधा और जस्टिस सिस्टम की एफिशिएंसी को इंश्योर करना है, ताकि ट्रायल एक लॉजिकल प्लेस पर हो सके। ठीक है, अब समय है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। अगले 30 सेकंड्स में हम सारे की पॉइंट्स को फिर से देखेंगे। फुल कंसंट्रेशन हियर। रेडी? लेट्स गो। डिक्री आखिरी फल है, ऑर्डर सीधी नहीं। सेक्शन 9 गेटवे है, सिविल कोर्ट सब सुन सकता है जब तक मना ना हो। सेक्शन 10 कहता है पॉज, पैरेलल केस रोको। सेक्शन 11 कहता है स्टॉप, डिसाइड हो चुके केस को दोबारा मत लाओ। फॉरेन जजमेंट तभी वैलिड है जब सेक्शन 13 का टेस्ट पास हो। और केस कहाँ फाइल करना है, ये प्रॉपर्टी, पर्सन या डिफेंडेंट की लोकेशन पर डिपेंड करता है। दैट्स इट। रिवीजन हो गया, अब फाइनल टेस्ट का समय है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब से इन कॉन्सेप्ट्स को और भी सॉलिड करते हैं। तैयार हैं? लेट्स डू दिस। आपके लिए पहला सवाल, क्या एक धार्मिक जुलूस निकालने के अधिकार से जुड़ा केस सिविल कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? सोचिए इसके बारे में। एब्सोल्युटली, जवाब है हाँ। पीएमई मेट्रोपॉलिटन केस के अनुसार अगर इसमें राइट टू ऑफिस या कोई भी लीगल राइट शामिल है तो ये सेक्शन 9 के तहत एक सिविल नेचर का सूट है और सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई बिल्कुल हो सकती है। दूसरा सवाल, ए ने बी के खिलाफ दिल्ली में एक प्रॉपर्टी के लिए केस किया जो खारिज हो गया। क्या ए अब उसी प्रॉपर्टी के लिए बी के खिलाफ मुंबई में एक नया केस दायर कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा करना सेक्शन 11 के तहत रेस जुडिकाटा से बाढ़ होगा, क्योंकि ये मामला एक कॉम्पिटेंट कोर्ट्स द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से तय किया जा चुका है। बधाई हो, आपने सीपीसी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ लिया है। अब आप अपने एग्जाम्स में अपना केस बिल्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।